सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। एग्जाम्स में तो कंफर्म करिए एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर है। चलो तो स्टार्ट करें फिर। चलो लैपटॉप चार्ज आज ख़त्म करके आज बिना ख़त्म किए क्लास ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट 28 तक देख चुके थे, अब लास्ट हमें देखना है, दैट इज लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, एंड दैट इज फिफ्थ वाला, एंड दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिनको हिंदी में सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। दो आर्टिकल, आर्टिकल नंबर, अच्छा संडे फंडे है बेटा, बहुत फंडे कर लियो अभी बीच में, एक दो दिन क्लास गायब रही है, 2 दिन तो गैप ही रहा है, ठीक है। चलो तो कल से डीपीएसपी भैया ना, फिर मंडे से एक नया अध्याय शुरू करते हैं, डीपीएसपी कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल नंबर 29 और 30, दो आर्टिकल से दो अनुच्छेद हैं जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 29 पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। वैसे आर्टिकल नंबर 29 और 30 को कलेक्टिवली हम राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ बोल देते हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 ये हमें देखने हैं, और पहले मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी जो टर्म है इज नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नो वेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं है माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 29 से। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है। क्लॉज 1 बोलता है राइट टू कंजर्व द कल्चर सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, नोट हेयर द वर्ड एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू प्रिजर्व इट। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन का मतलब ये हुआ कि नॉट नेसेसरली द माइनॉरिटीज़, किसी का भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसके पास ये अधिकार है कि वो उसको कंजर्व कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे, अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, सबका अपना अपना अलग कल्चर होता है, मैरिज का अलग कल्चर है, डाइवोर्स का अलग कल्चर है, ठीक है, शादी करने का अलग कल्चर है, त्यौहार सेलिब्रेट करने का अलग कल्चर है, पढ़ने पढ़ाने का कल्चर अलग है, तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 1, ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 का क्लॉज 1 बात करता है। एक सेकंड रुकिएगा। कल्चर को, राइट टू एजुकेशन 29 क्लॉज 2 बात करता है, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन टू अ स्टेट मेंटेन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वन दैट रिसीव स्टेट फंड्स बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। आर्टिकल 28 में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी जो इंस्टीट्यूशन है उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस निकल के आए थे। पहले तो वो रिसीविंग, पहले तो वो थे जो विच आर होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि पूरी तरह से वो स्टेट फंड से हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रोहिबिटेड थे। दूसरे तरह के वो थे जहाँ पर एड मिल रही है, रिसीव एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, तो वहाँ पर मिल सकते हैं बट वॉलेंटरीली है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं हो सकता। और तीसरा है कि जो पूरी तरह से एंडोवमेंट या ट्रस्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। ये तो बात थी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने की, कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रेयर सिर्फ यही वाली होगी, ठीक है, और आपको प्रेयर बैठ ही करनी है, खड़े होकर करनी है, कैसे क्या करनी है, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते हैं। कि आपको तिलक लगा के आना है या टोपी पहन के ही आना है, तो वो होते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। 29 का क्लॉज 2 बात कर रहा है कि धर्म, रेस, जात और भाषा के आधार पे किसी को एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता है उस इंस्टीट्यूशन में जहां पे स्टेट फंड जा रहा है। इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स स्टेट फंड, स्टेट फंड का मतलब ये है कि टैक्स का पैसा, सिंपल से अगर हम बात करें, और हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 27 में कि टैक्स का पैसा किसी एक धर्म को प्रमोट करने में नहीं लगाया जा सकता है। तो अगर स्टेट का पैसा, स्टेट फंड मतलब टैक्स का पैसा ही हुआ ना, स्टेट का फंड का मतलब है गवर्नमेंट का फंड, गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। तो टैक्स का पैसा, मान लो कि मदरसा है, ठीक है, अब मदरसे में स्टेट फंड से स्टैब्लिश है, तो वहाँ पर एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। वो बात अलग है कि लोग एडमिशन लेते ही नहीं है, जैसे मान लो हिंदू कम्युनिटी वाले हैं तो मदरसे में थोड़ी ना जाएंगे पढ़ने, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर वो जाना चाहें तो उनको मना नहीं किया जा सकता है। क्लियर रहती चीज़, क्योंकि धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, रेस के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर स्टेट फंड जा रहा हो, ठीक है। 29 क्लियर हो गया कि मैं कल्चर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और दूसरा है शिक्षा का अधिकार, एक तरह से राइट टू एजुकेशन, कि इंस्टीट्यूशन में जाने से मना नहीं किया जा सकता जहाँ पे स्टेट फंड आ रहा हो। आर्टिकल 30 पे आते हैं, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे था एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि कोई भी मतलब कोई भी, नॉट नेसेसरली माइनॉरिटीज, बट ये है नेसेसरली माइनॉरिटीज के लिए। कौन सी माइनॉरिटीज के लिए? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि धर्म के आधार पर माइनॉरिटी या फिर लैंग्वेज, जिसको कि हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोलते हैं, which shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। उनके पास ये अधिकार है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्लस उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। स्टैब्लिश तो कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी चाहे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकता है, कोई शिक्षण संस्थान बना सकता है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा ये स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो स्टैब्लिश करने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन खुद देख सकते हैं कि फीस कितनी ली जाएगी, करिकुलम क्या होगा, सिलेबस वगैरह क्या पढ़ाया जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, ठीक है, कपड़े क्या कैसे क्या पहन के आने हैं, वो सारी चीज़ें वो माइनॉरिटी ग्रुप डिसाइड करेगा जिसने उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया है।
ना दैट डज नॉट मीन कि इसको स्टेट से फंड नहीं मिल सकता है। दूसरा क्लॉज वही बोलता है 3030 का, इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established and administered by a minority referred to in this clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such properties such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। यानी एक तरह से हमने पढ़ा था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, पार्ट नंबर 3 यानी फंडामेंटल राइट से जा चुका है। किस अमेंडमेंट ने उसको रिप्लेस किया था, और अभी कहा है पार्ट नंबर 12 में, और एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी माइनॉरिटीज के पास है, हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रॉपर्टी का यानी इमूवेबल जो आपका एसेट है उसका अगर एक्विजिशन किया जा रहा है बाय दी स्टेट, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्विजिशन करके और थोड़ा कुछ बोल दिया कि भाई आप इस मतलब कि बहुत ही आउटर में जगह दे दी गई कि ये आपका प्रॉपर्टी लिया जाएगा, प्रॉपर्टी लिया जा सकता है, ठीक है। राइट है आपका, लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब है कि आपको का प्रॉपर्टी छीना जा सकता है, लेकिन और वो भी किस लिए, कॉमन गुड के लिए, कॉमन पर्पस के लिए, लेकिन प्रॉपर कंपनसेशन देना अनिवार्य है। अगर छीना ही ना जा सकता आपकी परमिशन के बिना तो मौलिक अधिकार होता। लेकिन 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से इसको हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिया, जो कि एक लीगल राइट है कि छीना तो जा सकता है आपका प्रॉपर्टी, लेकिन कंपनसेशन देना जरूरी है, स्टेट को मुआवजा देना जरूरी है। लेकिन अभी इनके लिए क्या है, माइनॉरिटीज के लिए कि भाई आपको प्रॉपर्टी अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको वहीं पर ही वो प्रॉपर्टी देनी होगी, उसी आसपास वाले इलाके में, ठीक है। सो दैट इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटेड अंडर दैट क्लॉज। क्लियर है इतनी चीज। एंड थर्ड इज वाई द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। जो भी मैं आपको बता रहा था कि इनके पास पावर होती है, माइनॉरिटीज के पास इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खुद से मैनेज कर सकते हैं, उसको खुद से मैनेज कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं रहेगा, रहता है, लेकिन बहुत ही मतलब ये होता है कि बहुत ही कम रहता है, उसके बेटरमेंट के लिए स्टेट इंटरफेयर करता है। और इसके पास क्या पावर होती है कि खुद मैनेज कर सकता है, प्लस ये पावर होती है कि ये रिजर्व कर सकता है 50% सीट्स अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए। मान लेते हैं ये खासी कम्युनिटी है, ठीक है, अब अच्छा खासी माइनॉरिटी है, लेकिन अब तुम खुद बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं ये मुस्लिम माइनॉरिटी है, हाँ, अब जम्मू कश्मीर में चले जाओ क्या मुस्लिम माइनॉरिटी है? नहीं, वहाँ पे तो मेजॉरिटी है। अब खासी, तुम खासी हिल्स में चले जाओ, मेघालय में क्या माइनॉरिटी है? वहाँ पे नहीं है। लेकिन आप चले जाओ कहाँ, तमिलनाडु में, तो वहाँ पर अगर मान लो खासी कम्युनिटी रह रही है तो वो तो माइनॉरिटी ही होगी। जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी होंगे, राजस्थान में मुस्लिम माइनॉरिटी होंगे, ठीक है, क्रिश्चियंस माइनॉरिटी होंगे, मध्य प्रदेश में नागालैंड में क्रिश्चियन मेजॉरिटी होंगे लेकिन हिंदू माइनॉरिटी होंगे। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। और ये एक केस हुआ था आपका, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि ये ऐसा नहीं कि फिक्स है कि भाई ये माइनॉरिटी और ये मेजॉरिटी है, बस फिक्स है ना नेशनल लेवल पे ना। टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है 2003 का, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि ओनली द स्टेट, ये स्टेट वो आर्टिकल नंबर 12 वाला नहीं है, ये राज्य की बात हो रही है, ओनली द स्टेट कैन डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 30 में करी गई है। करी गई कि नहीं करी गई है देख लो, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये स्टेट डिटरमाइन करेगा और स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा कि कहाँ कौन मेजॉरिटी और कौन माइनॉरिटी है। और माइनॉरिटी है अगर आप, तो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इस्टेब्लिश तो जैसे मैंने बताया कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको उसके मैनेज करने की पावर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपनी कम्युनिटी के लिए 50% सीट्स रिजर्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़, वहाँ पे SC, ST, OBC, EWS रिजर्वेशन कुछ काम नहीं करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन दैट माइनॉरिटी कि वो रिजर्वेशन अलाउ करे ना करे, वो चाहे तो ना भी करे, ऐसी कोई लोड लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। वो मना भी कर सकती है कि हम यहाँ पर रिजर्वेशन अलाउ नहीं करेंगे, अपनी कम्युनिटी के लिए 50% हम रिजर्व करके रखेंगे। क्लियर रहती चीज़। आर्टिकल नंबर 29 और 30 पूरी तरह से क्लियर है। पता नहीं यार बाइंडिंग का क्या इशू आ रहा है, बाइंडिंग का देखना पड़ेगा। ये सरदार हुकुम सिंह का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा नोट करेंगे। अच्छा, एमयू का किसको पता है? एमयू क्या है, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, क्या है? माइनॉरिटी है, हाँ या ना? इज एमयू अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? एमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस पर चर्चा हुई थी अभी कुछ ही महीने, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी, 7 जजेस बेंच ने दी थी। तो एमयू की अगर बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये 1875 में बनाई गई थी, 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान
ठीक है। और जब इन्होंने बनाई थी यूनिवर्सिटी तो इन्होंने, इनका जो मेन पर्पस था, जो गोल था, वो ये था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ही अशिक्षित है, इसीलिए बेरोजगार है, इसीलिए बाकी चीज़ों में उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया, सर सैयद अहमद खान ने, कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को बेटर शिक्षा देंगे, जहाँ पर सिर्फ कुरान की नहीं बल्कि जो फिज़िक्स बाकी चीज़ें हैं वो भी सिखाई जाएंगी, फिज़िक्स, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, सो दैट उनका साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप हो सके। उस पर्पज़ से उन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन 1911 की बात है ये, मतलब ये पहले जो इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज नॉट AMU, इट वाज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ये जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इट वाज नॉट AMU, इट वाज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ये था 1875 में। देन 1911 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, दैट इज़ AMU बन गया। 1920 की बात है, 1920-21 की बात है, जहाँ पे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट पास करके इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा हस्तक्षेप करने लगती है AMU में, किस तरह का हस्तक्षेप करने लगती है, एक इनकी बॉडी होती है, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट देखती है सब AMU की। उसमें अब ये हो गया कि प्रेसिडेंट मेंबर्स अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आ गया। तो 1967 में एक केस होता है अजीज़ बादशाह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। तो अजीज़ बादशाह केस के नाम से जानते हैं इसको हम, 1967 में होता है, जहाँ पर ये बात आई कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो माइनॉरिटी हैं, तो फिर ये स्टेट क्यों हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि आपको ऐसे वैसे करना है, ये काम तो हमारा है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का तो यही पावर होता है, आर्टिकल नंबर 30 में ये लिखा हुआ है, तो ये तो आर्टिकल नंबर 30 का वॉयलेशन हुआ। ये तो अनुच्छेद हमारे यहाँ तो होता है, क्या होता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो होता है कि सॉरी, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब आर्टिकल 30 का तो वायलेशन अजीज़ बादशाह केस में ये बोला, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि AMU इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ख़त्म कर दी बात सुप्रीम कोर्ट ने, और बोला AMU इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, है ही नहीं माइनॉरिटी, उसने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट। तो बात ही ख़त्म हो गई, कुछ भी कर सकता है स्टेट, कुछ भी कर सकता है, स्टेट फंड दे रहा है, कुछ भी कर सकता है। देन 1981 में 1981 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला AMU जो है, क्योंकि माइनॉरिटी है, देख रहे हो, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, इसलिए इनके पास पावर है कि ये 50% जो सीट्स हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो 50% सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, बाकी का जो रिजर्वेशन है वो अप्लाइड नहीं है। तो इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ माइनॉरिटी है 1981 का अधिनियम लाके, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, कि 50% सीट्स रिजर्व कर दी, जो मेडिकल सीट्स होती हैं, PG में मेडिकल सीट्स होती हैं, उनको रिजर्व कर दिया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि माइनॉरिटीज़ के पास, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास ये पावर होता है कि 50% सीट्स अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। देन 2006 में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने बोला, क्या भैया दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा, है 1967 में कुछ बोला था क्या सुप्रीम कोर्ट के, नहीं बोला था, हैं अपने आप से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ग्रांट किए दे रहे हो, रद्द कर दिया इसको, और बोला कुछ माइनॉरिटी नहीं हो, जो 50% दिया है ये वैलिड नहीं है, जो 50% आपने रिजर्वेशन दिया है। देन फिर से अभी रिसेंट में ये बात उठी, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक 7 जजेस बेंच बैठेगी, 7 जजेस बेंच बैठेगी, और वो क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। वो ये नहीं बताएगी कि AMU इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट, वो ये डिसाइड करेगी कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इफ इंस्टीट्यूट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और नॉट। क्योंकि यहाँ पे रूलिंग दी थी अजीज़ बादशाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 1920 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, उस टाइम की पार्लियामेंट के एक्ट पास हुआ था जिससे बनी है, ये कोई माइनॉरिटी नहीं हो सकता ऐसे, जो सेंट्रल एक्ट से कोई अगर यूनिवर्सिटी बनती है। तो वही फिर डिसाइड करने के लिए 7 जजेस बेंच को बैठाया गया कि भाई क्या है फिर सेंट्रल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो जिसकी रूलिंग अभी कुछ आई थिंक 4-5 महीने पहले आई थी, जिसमें कि
जिसमें कि जो उसको हेड कर रहे थे जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलना किसी यूनिवर्सिटी को या फिर सेंट्रल एक्ट के थ्रू कोई इंस्टीट्यूशन बनता है, दैट डज नॉट लिमिट एन इंस्टीट्यूशंस पावर टू ग्रांट इटसेल्फ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। कोई अगर सेंट्रल एक्ट के थ्रू कोई अगर इंस्टीट्यूशन बना है तो उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देने में, उसको ये स्टेटस देने में कोई एतराज़ नहीं, कोई हर्ज नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, उसने ये बोला कि ऐसा कोई एतराज़ नहीं है। अब आप डिसाइड करो, आपका मतलब अब आगे डिसाइड करो, AMU के लिए अलग से 3 जजेस बेंच बैठाओ और वो डिसाइड करो कि AMU माइनॉरिटी है नहीं है, वो बात है। तो अभी क्या है AMU, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि माइनॉरिटी है। अब आगे डिसाइड करो, AMU के लिए अलग से 3 जजेस बेंच बैठाओ और वो डिसाइड करो कि AMU माइनॉरिटी है नहीं है, वो बात है। तो अभी क्या है AMU, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी, लेकिन प्रीवियस रूलिंग के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं है अभी। ठीक है, क्लियर। AMU अच्छा कॉलेज है क्या सर? पता नहीं यार, मैं तो पढ़ा नहीं ना, तो मेरे कोई जान पहचान में पढ़ा है तो बता नहीं सकता हूँ आपको, 7 महीने पहले। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक कल्चरल एजुकेशन। अब आते हैं अपना आखिरी राइट, एंड दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट। व्हाई इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट? बिकॉज नो राइट, जो अभी तक हम पढ़े हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 29 तक, नो राइट विल हैव इट्स वैल्यू इफ देर इज नो आर्टिकल नंबर 32 इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 32 के बिना, सर ये तो 32 से 35 है, 32 की बात कर रहा हूँ मैं, 32 की। अनुच्छेद अगर 32 नहीं होगा तो बाकी अधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, आपने बोला कुछ भी, ठीक है, आपने बोला मोदी जी सब क्या चल रहा है, जब जा रहे हो, जब देखते घूमते रहते हो, कभी साइप्रस जा रहे हो, कभी मेलोनी जी से मिलने जा रहे हो, सब क्या चल रहा है। मोदी जी ने बोला धरो तो जरा इसको, सुताई करो इसकी। तो आप क्या बोलोगे कि हमारा तो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, मोदी जी ने कहा लिखा है तो लिखा रहें, तो क्या होगा, हम सुताई कर रहे हैं, पहले लिखा रहें उसको। तुम्हारे क्या पावर क्या है पास, क्या करोगे तुम? कोर्ट जाओगे किस आर्टिकल का यूज़ करके? इस आर्टिकल का यूज़ करके। यानी कि अगर ये ना होता तो तुम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो है, और सरकार बोलते अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, क्या बात है, आ जाओ जल्दी भाग क्या उधर, राइट टू इक्वलिटी है, लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा है, और ना फॉलो किया तो नहीं, लिखा है, अरे नहीं लिखा है तो फॉलो नहीं किया तो नहीं, लिखा तो है ना, नहीं तुम लिख लो। तो आर्टिकल 32 की ये इंपॉर्टेंस है। इसीलिए अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, संविधान के हृदय व आत्मा बोला था, क्योंकि इसके बिना कोई फंडामेंटल राइट का वजूद ही नहीं है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज लाइक गिविंग यू मनी एंड टेलिंग यू कांट यूज दिस मनी। So what is the purpose of giving you money? So what is the purpose of giving you the fundamental right when there is no conservation or there is no protection provided for these, when these fundamental rights are not followed or when the fundamental rights are violated? What is the purpose? No purpose. So इसीलिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि आर्टिकल 32 खुद भी एक फंडामेंटल राइट है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता इतना आसानी से, ठीक है। वो अपने आप में खुद एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको भी तो प्रिजर्व करना जरूरी था। जब बाकियों को प्रिजर्व कर रहा है, उसको खुद का तो प्रिजर्वेशन जरूरी है। मोदी जी डूइंग दंगल, अच्छा तो लेट हो गया आज बेटा, आज हम जल्दी हो गए। चलो तो अभी बढ़ते हैं रेट्स में। सबसे पहले रेट्स ली कहाँ से हमने? तो रेट्स ली हैं हमने फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, इनको फॉलो किया। 5 रेट्स हैं हमारी, 5 रेट्स हैं। रेमेडीज, दीज आर रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिलीफ, ठीक है। 5 तरह के रेट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, क्योरेंटो। सबसे पहले आते हैं हेबियस कॉर्पस पे। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, या फिर यू शैल हैव द बॉडी। ये कब ग्रांट करी जाती है? हेबियस कॉर्पस को तब ग्रांट किया जाता है जब किसी का अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन होता है, व्हेन द डिटेंशन इज अनलॉफुल, ठीक है। मतलब डिटरमाइन करता है कि डिटेंशन लॉफुल है कि नहीं, मतलब वही कि जब डिटेंशन अनलॉफुल होता है तब हेबियस कॉर्पस को इशू किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्या मान लो कि तुम हो, ठीक, ये हैं आपकी महिला मित्र मान लेते हो, ठीक है, महिला मित्र आपकी है, ठीक। तो अभी डिसाइड किया आपने और आपकी महिला मित्र ने कि भाई देखो यार ये जो है दुनिया में जीने नहीं देगी, भाग चलते हैं, ठीक है। मिले, भाग रहे हैं यानी कि कौन आ गया? अभी इस लड़की का, तो मैं मतलब क्या महिला मित्र के पापा, अबे थाले, तुमसे बोले अबे थाले, ठीक है, क्या कर रहा है तू चल चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं थे इनके साथ, इनके यस बॉस ये भी थे, ठीक है। तो इन्होंने तुमको डरा दी, किसमें? स्कॉर्पियो में। तुम्हारी महिला मित्र को घर पहुंचा दिया, महिला मित्र घर में, ठीक है। महिला मित्र जो है घर में आराम से बैठे सोफा में टीवी देख रही है, बढ़िया ड्रिंक एंजॉय कर रही है, ठीक है। तुम्हारी यहाँ सुताई हो रही है कायदे से, तुम्हारी जो है यहाँ पे कायदे से सुताई हो रही है, हालांकि तुमको काल कोठी में लगेगा एकदम से सीधे सता से सुताई हो रही है, तुम्हारा कुछ पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अब तुमको लगे तुम्हारे घर वाले जो बचाने आएंगे, लेकिन ना घर वालों के तुम विरुद्ध भागे थे, घर वालों ने कुछ बचाना नहीं है, उनको जब पता चला तो उन्होंने बोला क्या सुताई करो इसकी, मारो एकदम कायदे सुताई करो। लेकिन तुम्हारा दोस्त छुन्नू नाम का, वो छुन्नू को जो है थोड़ा सा बुरा लगा कि यार क्या हो गया, बेचारे दोनों अपनी कंसेंट से गए थे, इसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है ना, क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। तो फिर ये जो छुन्नू है ये कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि मेरा जो दोस्त है मन्नू, इसकी जो सुताई करी जा रही है, कृपया कोर्ट इसको बचाएं। तो कोर्ट पुलिस से बोलेगा इसका बॉडी लाओ छुन्नू का, जो मन्नू का, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो यहाँ पर हेबियस कॉर्पस रेट को इशू किया जाएगा जब किसी का डिटेंशन अनलॉफुल तरीके से हो, ठीक है। दूसरा केस भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम दोनों भागे, ठीक है, एक साथ। मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, ठीक है। तुमको पता चला इस रूट में खड़े हैं, ठीक है, यस बॉस, तो तुम जो है दूसरे रूट से चलेगा लेके साथ में, ठीक है, दूसरे रूट से चलेगा।
अब ये गए कोर्ट में, अब इन्होंने बोला हेबियस कॉर्पस रिट इशू करो, कोर्ट, ठीक है, हे कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट इशू करो, कोर्ट ने बोला अच्छा यस, कितना आसान होता नहीं पॉलिटी पढ़ना, कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला अच्छा है उसकी बॉडी होता नहीं ऐसा, तुम ये मत सोचना दिल में तुम लोग ये करने की, जो पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे तुम कोर्ट में जाओगे और कोर्ट बोलेगा अच्छा 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 टू हैव द बॉडी ऑफ, तुम्हारी बॉडी गिर जाएगी खुद की जाते जाते, तो बेटा कोर्ट के लफ्ज़ पढ़ना नहीं बता रहे हैं, मतलब इन सबको बस एग्जाम के याद रखना, दिल में मत ले लेना, अच्छा कोर्ट हमारी इतना अच्छा होता है, होता है लेकिन हाइपोथेटिकल केस में होता है, रियलिटी में नहीं होता है, क्योंकि इतने जजेस की शॉर्टेज है, इतने सारे केसेस पेंडिंग है, बेटा एक बार कोर्ट जाकर देखोगे हालत पता चल जाएगी तुम्हें, दिल पे ना लें चीज़ों को, ठीक है, बस पढ़ने के लिए, ठीक है, मुझे अगली बार मैं डिस्क्लेमर लगा दिया करूँगा, ठीक है। तो अब इनके पापा जाते हैं कोर्ट में, ठीक है, और ये बोलते हैं कि इस हरामखोर ने मेरे लड़के को क्या किया, डिटेंशन कर लिया, मतलब उसने किडनैप कर लिया, तो अब इशू करी जाएगी कि उसको पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाया गया, ठीक है, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने पूछा क्या तुमको अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन किया गया था, उसने बोला यस माय लॉर्ड, गए बेटा तुम गए, अब नहीं बचा पाएगा तुमको, कोई हम भी नहीं बचा पाएंगे, गए तुम, तो होगी तुम्हारी सुसाइड पुलिस का तरह, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो हेबियस कॉर्पस का इशू भी आती समझ में आपको, और कैसे काम करती है ये समझ में आपको, क्यों पकड़ा देकर, बिल्कुल बेटा ये मत सोचा कर तुम लोग, ओहो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि राइट टू प्राइवेसी भी होता है, ओह अच्छा आर्टिकल 21 में ये लिखा है राइट टू एनवायरमेंट होता है, मेरे बगल में तो पानी भरा हुआ है, अच्छा लगता है मुझे, मैंने भी ये किया था जब मैं तहरीर करता था ना, तो मैंने भी ये किया था, ठीक है, अच्छा पानी भरा है मैं तो पॉलिटी पढ़ता हूँ, तो मैं तो खिलाफ लड़ूंगा बेटा, लड़ने के चक्कर में एग्जाम खराब हो गया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को दिल में मत लिया, राइट टू स्लीप भी है, राइट टू है बिल्कुल है, लेकिन एग्जाम तक है वो, दिल में मत लेना कि कोर्ट पहुंचे, कोर्ट भगाओ इसको, क्या चल रहा है, हम मर्डर वाले केस सॉल्व नहीं कर पा रहे, इनको नाले से प्रॉब्लम हो रहा है, निकल लो यहाँ से, तुम मतलब तुम आगे नहीं देखो, मैं तुम्हें आगे नहीं बताता हूँ, ठीक है, कानपुर का जो कोर्ट है वहाँ पे तुम्हें कोने कोने लाल मिलेंगे एकदम, कोने कोने लाल मिलेंगे एकदम, पोल्यूशन हो रहा है, कोर्ट अपने खुद के प्रेमाइसेस से फंडामेंटल राइट नहीं दे पा रहा, तुमको उल्टा देगा, ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस ये रहा, यार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए मेरे खिलाफ, क्योंकि मान लो कोर्ट जस्टिस देता तो नहीं इतनी जल्दी, लेकिन मान लो जब बात उसकी उस पर आ जाए, गरिमा पे आ जाए, तो कोर्ट जो है फिर ज़रूर एक्टिव हो सकता है। खैर हेबियस कॉर्पस समझ गए, मैंडमस पे आता है, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड मतलब चलो पानी वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो मैं दे रहा था, ठीक है भैया, कैसे मान लो जैसे मेरा एग्जांपल ही दे रहा हूँ, ये मतलब रियल एग्जांपल है, ठीक है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो था कि जैसे मेरे घर के बगल में खाली प्लॉट था, वहाँ पर मतलब पूरे मोहल्ले का पानी आगे भर जाता था, पाइप बना के गाली नहीं रखा था, तो पूरा भर जाता था, मच्छर इतना लगता था कि मुझे मतलब गर्मी में भी पूरा बॉडी कवर करके पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मच्छर एकदम, ठीक है, और मेरे साथ कुछ थोड़ा इशूज़ हैं, तो मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे एकदम दिमाग खराब हो जाता है, मान लो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, अब क्लास में हल्का सा कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, इधर वॉइस आएगी, मेरा बहुत जल्दी टेंशन इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो मैं गुस्सा हो रहा था, मैंने काफ़ी जगह किया कि भाई पहले जो पार्षद हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, फिर एक है हमारी क्या नाम उनका, निर्मला पांडे जी, मतलब वो जो पूरी मेरा टाइप होती हैं, तो उनसे फेसबुक और कुछ नहीं, ठीक है, मतलब तो वही वाला सिनेरियो समझ सकते हो कि ये केस है, ठीक है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, ठीक है, वैसे मैं ठीक है कोर्ट में जा सकता हूँ, जब कोर्ट में गए कि कोर्ट सुनो ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो पानी भर रहा है जिसकी वजह से मेरी राइट टू हेल्थ जो है इन्फेक्ट हो रही है, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट और राइट टू हेल्थ वो मेरा खराब हो रहा है, आर्टिकल 20 मेरा, कोर्ट बोलता अच्छा परमा जी आए जल्दी से जल्दी, ऐसा हो रहा है क्या, तो फिर क्यों, तो अब कहना क्या चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि ये जो म्यूनिसिपैलिटी है मेरे यहाँ की वो ढंग से काम नहीं कर रही है, अब इसने बस यहीं तक पाइप लगा छोड़ दिया खाली प्लॉट में, जबकि इसको बड़े नाले के साथ मिलाना चाहिए था, कोर्ट में अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है निकला, तो कोर्ट क्या करेगी, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको बोलेगी बेटा काम करो, अपना जो काम दिया है काम करो, तो म्यूनिसिपैलिटी बोलेगी काम ही तो कर रहे हैं, इतने फंड में तो इतना काम कर पाएंगे, घूस भी तो खानी है, तो फिर ऐसे केस में क्या है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये इशू कर सकते हैं, ऑर्डर इशू करेंगे और वो कमांड करेंगे म्यूनिसिपैलिटी को कि भाई साफ करो इसको, उनका राइट हर्ट हो रहा है, अगेन डिस्क्लेमर है, दिल पे ना लें इसको, तो अच्छा ऐसा होता है क्या, अभी मैं जाता हूँ कोर्ट में, बेटा फाइल बना राइट बहुत देर दूर की बात है, तुम फाइल बना देना बस इसकी, उसी में हम समझ जाएंगे तुम्हें जीत है, तो हमसे आ जाए तुमको हम एक प्रशस्ति पत्र दे देंगे, अवार्ड दे देंगे, तुम बस फाइल बना देना वहाँ जाके, ठीक है, तो मैंडमस ये है, मैंडमस मतलब कमांड करता है कोर्ट, ठीक है, देन आते हैं प्रोहिबिशन पे, प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉरबिड, मना कर रहे हैं, हमने बोला ना मत करो तो मत करो, और सेश्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड ऑफ, ओके, इनको घर में प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल भी इनको कोर्ट में प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, दिल पे ना लें, जब बहुत ही ज़्यादा आपको लगे तभी इनको दिल पे लें, वैसे नहीं, ठीक है, कि छोटी छोटी बातें पहुंचेगी, इतनी पेंडेंसी ऑफ केसेस है ना, ये सब देखने में अच्छे लगते हैं बस, ठीक है, प्रोहिबिशन वी फॉरबिड, और इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, टू बी सर्टिफाइड। अब तुमको नहीं लगता है जस्टिस डिले है, ये तो एग्री करते हो कि जस्टिस डिले है जुडिशरी में, आर्टिकल 21 में तो लिखा है राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, यानी जुडिशरी खुद फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है, जुडिशरी खुद फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है ना, वो क्या फंडामेंटल राइट आपको देता है, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस, मैं पर्सनल बताऊँ जैसे हमारा एक केस चल रहा है हमारा, ठीक है, और उसमें मतलब वी आर दी एग्रीड वंस, ठीक है, अब ये मान लो कि 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो बंदा है जो मतलब गिल्टी है उसको उसकी अभी तक पेशी नहीं हुई है कोर्ट में, ये हाल है, मतलब ये हाल है, अभी पिछली बार तक मतलब अभी क्या होता है 4-5 महीने तो माहौल बनता है, 4-5 महीने से माहौल बनना था, ये डेट वो डेट हमें जाना पड़ रहा था, गिल्टी वाला भी नहीं आया था, ठीक है, फिर अभी क्या किया, मतलब उसके पास वो कुछ जो सामान वगैरह वो जाता होगा, तो क्या वहाँ पे पुलिस थाने में थोड़े पैसे वैसे दे दो, 1-2 महीने ऐसे ही टल जाते हैं मतलब हम जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, वो बंदा एकदम प्रिजर्व्ड है, ठीक है, अब क्या है 6-7 महीने से केस अभी क्या है एकदम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, अब क्या है, अब समर वेकेशन चल रही है, जब साहब घूमने में कहीं बढ़िया गोवा वाले बीच पे, अब आएंगे बढ़िया 8 महीने बाद, आए नहीं क्या, अब पता नहीं, अब तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन बस चल रहा है, तो फंडामेंटल राइट का वोलेशन कौन कर रहा है, जुडिशरी वो प्रिजर्व करेगी राइट, खैर हंसते चेहरे का मतलब यूँ नहीं होता, ठीक है, वो वाली फील आ रही मुझे, प्रोहिबिशन पे आते हैं वी फॉरबिड, और सेश्योरी का मतलब टू बी सर्टिफाइड ऑफ, दोनों सिमिलर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हायर कोर्ट, आई एम नॉट सेइंग हाई कोर्ट, आई एम सेइंग हायर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को फटकार लगाती है, यहाँ पे फटकार तब लगाती है व्हेन दी केस इज पेंडिंग, ठीक है, व्हेन दी केस इज पेंडिंग, और यहाँ पे फटकार तब लगाती है व्हेन दी केस इज ओवर, व्हेन दी केस इज ओवर, मतलब यहाँ पर डिसीजन दे दिया जा चुका है सेश्योरी के केस में, तब आता है सेश्योरी रूल में, और प्रोहिबिशन तब आता है रूल में व्हेन दी केस इज पेंडिंग मतलब वो चल रहा है, वो है अभी, मतलब प्रोसीडिंग चल रही है उसकी अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा केस है, ठीक है, मेरा केस है,
ठीक है, मैंने आपको बताया मेरा केस है कि मेरा जो केस है, मान लो चेक वही है, ठीक है, चेक बाउंस का केस है कि चेक बाउंस तो नहीं है, मतलब पैसे लिए किसी ने एंड वो रीपे नहीं किया वाला, ठीक है। तो मेरा केस चल रहा है, मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि आज मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये काट रही है, साफ साफ काट रही है, या तो ये मिले हुए हैं जो अग्रीड पर्सनालिटी है क्योंकि उनका इतना दबदबा है एंड जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे अटैच्ड हैं, तो भाई जजेस इंसान ही है, भगवान तो है नहीं कि नहीं वो करप्ट नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल द लेटेस्ट एग्जाम्पल इज जस्टिस यशवंत वर्मा। नोटू कितनी भयंकर गड्डी मिली कि फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे थे कि आज तक इतने सारे नोट नहीं देखे हमने, ठीक है। तो कहाँ से आया पैसा, वैसे बात वो भी करप्ट हो सकते हैं। तो मान लो कि वो करप्ट है, ठीक है, मेरी बात सुनी नहीं रहा, मेरे को बुलाया जा रहा साल भर हो गया, 2 साल हो गए, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं हायर कोर्ट में जाऊँगा। हायर कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। वैसे जनरली लैडर फॉलो करना होता है, हायरार्की फॉलो करनी होती है। वैसे तो ये लिखा हुआ है इसमें कि फंडामेंटल राइट अगर आपके वॉलेट हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन तो अगर तुम जाओगे ना, पहला सवाल ही सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा तुमसे कि बेटा हाई कोर्ट क्यों नहीं गया, तुम सीधा क्यों है यहाँ पे, राइट तो कहते लेने, ठीक है। तो मान लो कि मुझे यहाँ पर सुना नहीं जा रहा है ढंग से, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा केस अभी भी चल रहा है, मैं जाऊँगा हाई कोर्ट में, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कर रहे हो सब हैं, ये लाओ ये केस हमें दो, या फिर वो किसी और कोर्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो या तो वो हाई कोर्ट को दे देगा, हाई कोर्ट तुम देखो जरा इस केस को, जो कि जनरल नहीं करेगा इतने छोटे केस में, ठीक है। और या तो वो बोल देगा कि नहीं अब हम देखेंगे इस कोर्ट को, अब केस तेरा भाई देखेगा, वो वाला हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोहिबिशन, दिस इज प्रोहिबिशन। केस चल रहा था, मैं हायर कोर्ट में गया कि हायर कोर्ट देखा ये ढंग से सुनवाई नहीं कर रहे मेरे केस की, तो वो लोअर कोर्ट को फटकार लगाएगा क्यों नहीं कर रहे हो, लाओ इधर केस, लाओ इधर केस, और वो क्या करेगा, अपने पास ले लेगा, किसी और को दे देगा। सर्शियरी में कि डिसीजन सुना दिया कि जैसे मान लो कि मेरा केस है, बोल दिया कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जो बंदा बहुत ठीक ठाक है उसने कुछ आपके साथ बेकार नहीं किया है, आपने पैसे वैसे कुछ नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगेगा भाई मुझे जस्टिस नहीं मिला ढंग से, तो मैं अप्रोच करूंगा हाई कोर्ट में, ठीक है। मैं बोलूंगा कि जस्टिस नहीं मिला, जस्टिस दे दिया गया, नहीं जस्टिस इज डिलीवर्ड, केस इज नॉट प्रोसीडिंग, प्रोसीड नहीं चल रही है, हो चुका केस। तब मैं जाऊंगा, फिर कोर्ट क्या बोलेगा, क्यों बताओ ये तुम ये तो ऐसे बोल रहे हैं, 2 साक्ष्य दो इसके, नहीं दे पाएगा। कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, इसको नलीफाई कर देगा, और अगेन कोर्ट अपना केस अपने पास ले लेगा या किसी और को दे देगा। तो दोनों में सिमिलर चीज है कि या तो अपने पास ले लेगा किसी और को दे देगा, कौन, हायर सुपीरियर कोर्ट, ठीक है, वो केस अपने पास ले लेगा किसी और को दे देगा, और फटकार लगा रहा है किसको, लोअर कोर्ट को, ओके। अंतर क्या है, प्रोहिबिशन में प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें डन है, डिसीजन आ चुका है, ठीक है। एंड ये जुडिशियल हो गई आपकी बॉडीज, जुडिशियल बॉडीज या क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। जुडिशियल का मतलब कोर्ट, सिंपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। क्वाजाई जुडिशियल जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रिब्यूनल्स, जो ना तो पूरी तरह जुडिशियल है ना पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव है, ट्रिब्यूनल है, ठीक है, तो उनके खिलाफ भी इशू की जा सकती है। सेम सर्शियरी के लिए भी प्रोहिबिशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है। सर्शियरी एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ तो करी जा सकती है, लेकिन लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं करी जा सकती है। सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव। मतलब एग्जांपल के तौर पे तुमको कल को बोल दो कि ये निर्मला सीतारमण जो है ये बहुत टैक्स लगाती है, ये टैक्स लगाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इज शी क्वालिफाइड टू बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर? है इनके पास तो पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, ये कैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए? इनके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है इनकी तो फाइनेंस की, तो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बन गई है? कोर्ट बोलेगा ना मन्ना ना, क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटीज उनके खिलाफ इशू नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आप ये बोलो कि निर्मला सीतारमण इज नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी उनकी उम्र तो 25 से कम है, या फिर उन्होंने फर्जी तरीके से चुनाव जीत के आई हैं, या फिर वो किसी हाउस की मेंबर नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ता है। या अगर आप मेंबर नहीं भी हैं तो 6 महीने के अंदर, मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर आपको लेना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर आपको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी चली जाएगी। तो अगर आप मेंबर नहीं है, या फिर 6 महीने भी हो गए हैं, तो फिर आपके खिलाफ इशू की जा सकती है क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं। लेकिन आपकी मिनिस्टरशिप कि भाई यार आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं है तो फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों वारंट मतलब क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, क्यों बैठे हो तुम यहाँ पे, क्यों वारंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं किसका एग्जाम्पल ले लूँ? मेरे साथ अन्याय हुआ है हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हाँ किसके साथ अन्याय हुआ? तुषार बोला मेरे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुषार को ये लग रहा है कि जो सर दिल्ली पुलिस के लिए साइन सफिशिएंट रहेगी, बोल देंगे कि लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, निधि शर्मा बाहर सेटलमेंट कर देता है आज, चलो ठीक है। तो क्योंकि निधि जी जो है बाहर सेटलमेंट करवा लेती हैं तो निधि जी जो है इन्होंने क्या किया, थोड़ा सेटलमेंट किया, और यूपीएससी में जो है इनके जो है जानकार हैं कुछ बैठे हुए, तो उन्होंने बोला देखो इनके मान लो चच्चा जी हैं, ठीक है, या चच्चा इनके विधायक निधि जी क्या, तो उन्होंने सेटिंग करी, तो देखो उन्होंने बोला देखो हमारी इच्छाएं उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि नहीं हमें आईएएस बना दो फर्जी तरीके से, सिविल सर्विस का एग्जाम निकलवा दो फर्जी तरीके से, ना बना, हम तो बस बोल रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट बनाओ, तो बस खुश हैं हम। तो निधि जी ने पेपर नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो निधि जी ने इंटरव्यू दिया, निधि जी असिस्टेंट कमांडेंट की वर्दी पहन के एकदम सीएसएफ वाली एकदम निकली, तुषार ने पहचान लिया, और ये तो निधि है, और ये तो बोल रही थी इसने पेपर नहीं दिया, ठीक है, इसने तो पेपर नहीं दिया था क्योंकि जिस दिन तो मैं पेपर देने जा रहा था ये तो गोवा घूमने गई थी, ओ कुछ तो मामला है। तो तुषार क्या करेगा? तुषार कोर्ट जाएगा, कोर्ट यो बोलो तुषार बोलेगा कि निधि जो है ये क्वालिफाइड नहीं है, ये जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही हैं इसके लिए लीगली ऑथराइज नहीं है, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रही हैं। कोर्ट बोलेगा अच्छा निधि जी इधर आइए, आपने एग्जाम दिया था? निधि जी बोलेंगे नहीं दिया था, तो फिर निधि जी हट जाइए आप यहाँ से, ठीक है, तो ये काम चलेगा। अब निधि जी को पता चला कि ये जो तुषार है इसको है परमार सर ने भरा है, कि परमार सही पॉलिटी बढ़ाते हैं, वहीं से इसको आइडिया है कि क्यों वारंटो, अच्छा परमार सर है, ओके। निधि जी पहुंची कोर्ट, निधि जी बोला कोर्ट यस बॉस, तो
तो निधि जी ने बोला कि ये परमार से जो है ये क्वालिफाइड नहीं है ये पढ़ाने के लिए, सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं ये, नहीं नहीं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं, किसने इनको ऑथराइज किया? तो कोर्ट बोलेगा निधि जी देखो वो हैं प्राइवेट वाले, प्राइवेट के खिलाफ हम क्यों वारंट इशू नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके आप जाइए यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जो है सिर्फ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ इशू हो सकती है, प्राइवेट के खिलाफ इशू नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंडमस है, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट, निधि जी को सजा नहीं होगी क्या? नहीं सजा तो पता नहीं सजा होगी, निधि जी कमेंट करने नहीं गुस्सा होगी क्या, एग्जाम्पल दे रहे थे। चलो तो पूरा समाज में अरेस्ट कराने लगा हुआ है, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो हे कोर्ट यस बॉस, ये जो परमार है ना रोज का इनका नाटक हो चुका है, मैं बता रहा हूँ, कभी क्लास नहीं लेंगे, कभी क्लास ले लेंगे, संडे क्लास ले रहे हैं, कभी आपको पता चला बीच में क्लास नहीं ले रहे, कभी बोल रहे लाइट नहीं आ रही, कभी बोल रहे कि ये काम हो गया वो काम हो गया, ये काम ही नहीं कर रहे हैं से, कोर्ट बोलेगा निकल लो दिमाग मत खराब करो, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट बंदा है, ठीक है, पब्लिक के खिलाफ इशू होगी, ठीक है, ध्यान रखना। मैंडमस कोर्ट किसी को काम करने के लिए मैंडेट कर सकता है, कमांड कर सकता है, अगर वो पब्लिक ऑफिस है, भाई प्राइवेट कैसे बोल देगा, चाहे वो करे चाहे ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती है, वहाँ इशू नहीं की जा सकती है वेयर द वर्क इज वॉलंटरी नेचर, वेयर द वर्क इज वॉलंटरी इन नेचर, मतलब कि वॉलंटरी है काम, पब्लिक ऑफिस का कोई है, मान लो कि उसका ये काम वॉलंटरी है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये गाड़ी आया ना वॉलंटरी जरूरी नहीं है, तो आप नहीं जा सकते हैं कि ये गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, ये गाना मुझे सुनने को क्यों नहीं मिलता, अभी मेरी तो आदत पड़ गई है सुबह सुबह सुनने की, और यहाँ से सीधा पैकेट फेंक के मारता हूँ, सीधा वहीं जाके गिरता है, लेकिन अब तो आता ही नहीं है, तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, कोर्ट बोलेगा नहीं बेटा वो तो ड्यूटी वॉलंटरी नेचर की है, मैंडेटरी तो है ही नहीं वो तो, ठीक है। तो उस केस में इशू नहीं की सकती, हेबियस कॉर्पस कहाँ इशू नहीं की जा सकती है, हेबियस कॉर्पस इशू नहीं की जा सकती है। पहली बात तो ये ऐसी रिट है जो स्टेट या प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ इशू की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा था डिटेंशन तो या तो स्टेट कर सकता है, तो मान लो पुलिस आई धर के ले गई तुमको, पुलिस आई तुमको धर के ले गई ना, तो तुमको बताया कि किस तरह क्यों धर के ले गई, तुमको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ना बताया, ना तो तुमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया, तो उस केस में डिटेंशन कैसा हुआ, अनलॉफुल हुआ पुलिस के द्वारा। डिटेंशन वो भी तो कोई इंडिविजुअल भी तो कर सकता है, मैं है मुझे तो मिले मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया, अब ये थोड़ी नहीं ये तो स्टेट के खिलाफ इशू कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल को किडनैप कर ले, उस केस में नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपका प्राइवेट इंडिविजुअल वाला ही था, ये इशू नहीं की जा सकती है अगेन कहाँ पे, व्हेन दी मैटर इज ऑफ कंपीटेंट कोर्ट, कोर्ट का मसला अगर है तो, ठीक है, वहाँ पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। क्या बात है, सही बताओ तुम लोग गा अच्छा लेते हैं, बताओ गाना शुरू किया जाए, फिर एक नई जर्नी स्टार्ट करी जाए। फिर पुलिस में आपके बैच से कितना स्कोर ला सकते हैं, कितना स्कोर ला सकते हैं, कैलकुलेट कर रहा हूँ बताओ, एंटर। हाँ तो ये जो मार्क्स बैठ रहे हैं ये 44.56 नंबर बैठ रहे हैं, इतने मार्क्स आप ला सकते हैं भाई, पढ़ो यार, ठीक है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि मैं मेरे पास कोई कैलकुलेटर तो बता दूंगा कि अच्छा ठीक है मैंने एंटर किया एग्जाम नेम दिल्ली पुलिस, कैंडिडेट नेम ये है, आप इतने मार्क्स ला सकते हैं पढ़ के, क्वेश्चन की तरह थोड़ा लॉजिकल पूछो ना। चलो भाई तो अभी आते हैं ये चीज़ देखते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ हेबियस कॉर्पस को एग्रीव्ड पर्सन ही इशू कर सकता है, एग्रीव्ड पर्सन ही कोर्ट में जा सकता है हेबियस कॉर्पस के केस में, या कोई भी जा सकता है कोर्ट, आंसर मी फर्स्ट। जैसे कि इस केस में हमने देखा था कि भाई छुन्नू था, ठीक है, मन्नू का दोस्त, तो वो कोर्ट चला गया था, अरेस्ट छुन्नू की हुई थी, अब छुन्नू की अरेस्ट हुई थी, छुन्नू को मैंने किडनैप करके रखा हुआ है, पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है, छुन्नू कहाँ से जा पाएगा कोर्ट, कहाँ से रेट इशू करवा पाएगा, तो फिर एग्रीव्ड पर्सन नहीं बल्कि कोई और भी जा सकता है उसके बिहाफ में, ओके। मैंडमस में रिमेंबर एग्रीव्ड पर्सन ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे घर के बगल में ये सब पानी वानी का जमा हो रहा है, मेरा राइट वेल्थ वो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम चले जाओगे कोर्ट में कि हमारे परमार के बगल में हम लोग को क्लास में बता रहे थे कि पानी में भरा हुआ है सब क्या चल रहा है, रेट इशू करो, तो कोर्ट बोलेगा तुम कौन होते हो, हम उनके शिष्य हैं, अरे शिष्य से नहीं, तुमको क्या दिक्कत है, तो तुमने बोला कि उनकी दिक्कत मेरी दिक्कत, कोर्ट कहेगा भाई भाग जाना तो मतलब कि एग्रीव्ड पर्सन मेरी दिक्कत है तो मैं ही जा सकता हूँ, प्रोहिबिशन मेरी दिक्कत है मैं ही जा सकता हूँ, सेक्शुअली मेरी दिक्कत है मैं ही जा सकता हूँ, क्यों मेरी दिक्कत है कोई भी जा सकता है, यानी मैंडमस सॉरी हेबियस कॉर्पस और क्यों में मेरी दिक्कत है कोई भी जा सकता है, बाकी में मेरी दिक्कत है कोई भी जा सकता है, मैं भी और क्यों में, और बाकी में मैंडमस प्रोहिबिशन सेक्शुअली में मेरी दिक्कत है मैं ही जा सकता हूँ, ओके क्लियर। इसी को बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। व्हाट इज लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वही जा सकता है, तो लोकस स्टैंडाई यहाँ लगेगा आपका, लोकस स्टैंडाई यहाँ लगेगा आपका, लोकस स्टैंडाई यहाँ लगेगा आपका, कहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। आर्टिकल में 33 और एक चीज़ को छोड़ रही है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रेजुलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चला जा मेरी नजरों से दूर नहीं, चला जा डॉट 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 जशान चौधरी ने देखा एंड देन तो नहीं पूरी स्क्रीन पे पीपीटी नहीं आती, कल से पूरी स्क्रीन पे पीपीटी आई, पीपीटी देखकर मजा आ जाएगा भाई, क्या पीपीटी बना के लाएंगे एकदम मजा आ गया एकदम, ठीक है। तो कल से वो आएगी, अभी थोड़ा टाइम नहीं पा रहा था ना पीपीटी बनाने का, कल देखना इसे पीपीटी बना के लाना एकदम, कहोगे सर कहाँ से बनाते हैं पीपीटी, देखना ठीक है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 करते हैं, ओके। तो आर्टिकल 32 है ये सुप्रीम कोर्ट को रेट इशू करने की पावर देता है और हाई कोर्ट को रेट इशू करने की पावर देता है, ठीक है। अब आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है ये नहीं है, अब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इशू इट, मना नहीं कर सकता है। हाँ वो ये जरूर पूछेगा कि तुम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए पहले, लेकिन मना नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज, वो मना कर सकता है रिट इशू करने से, क्योंकि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। रिट इशू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करने के पास, और पार्लियामेंट जो है वो किसी और कोर्ट को भी रिट इशू करने की पावर दे सकती है अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वो चाहे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इशू कर सकती है, अगर पार्लियामेंट डिक्लेयर कर देगा तो वो भी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट क्यों ही ये सब करेगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा इंडिया, थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
इसका सिर्फ उसी स्टेट तक है, हाई कोर्ट का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट व्हेन देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये जो है इशू रिट इशू कर सकता है व्हेन देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो लीगल राइट। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों के इन्फ्रिंजमेंट में इशू कर सकता है। दैट मीन्स कि रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर दैन सुप्रीम कोर्ट। डज दैट मेक सेंस? क्यों? क्योंकि ना सिर्फ फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट बल्कि लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट में भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। दैट मीन्स इसका जुरिस्डिक्शन वाइडर हुआ। ओके, खत्म। और पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को पावर दे सकता है रिट इशू करने की। नाउ आर्टिकल नंबर 33 पे आते हैं। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि ये शक्ति देता है, शक्ति देना पार्लियामेंट, ठीक है। तो सुनील शेट्टी की तरह शक्ति देता है पार्लियामेंट, किसको, सॉरी पार्लियामेंट को ही शक्ति देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स के लिए। आप कई बार ऐसा देखते हैं, कई बार नहीं, कुछ बार, अगर आपके घर में कोई भी होगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में या फिर डिफेंस में, यानी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, और वो अगर लोअर रैंक में होगा तो वो आपको जैसे आपके हो सकता है पापा हो, चाचा हो, मतलब घर में कोई होगा, भाई हो, ठीक है। तो ये तो पक्का आपने सुना होगा कि बेल्ट की नौकरी अच्छी नहीं होती है, खासकर जो मतलब खास करके उन्हीं के लिए जो लोअर रैंक्स पे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या क्या सुनाया जाएगा आपको, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आप पे इम्पोज किए जाएंगे, वो सिर्फ उन्हीं को पता है ना। और उसमें दिन आप अधिकारों का घंटा नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। कि आप हैं, ठीक है, आप एक आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं, ऑफिसर आया आपका, ठीक है। ऑफिसर क्या करते हैं, डिसिप्लिन के नाम पे कुछ भी करवाते हैं, ठीक है। तो बोले कि ये खुरपी रखिए, खुरपी लेके पूरी घास छील दो, ठीक है। जबकि ज़रूरत घास है भी नहीं, बहुत माइन्यूट सी, लेकिन छील दो बस। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ऑफिसर से कि मैं क्यों छील दूँ, घास तो है ही नहीं है, मैं नहीं छीलूंगा, या फिर जितना मैं काम के लिए पैसा मिलता है मैंने तो उतना काम कर दिया है, अगर मैं घास छीलूंगा तो इसका इतना पैसा लूंगा ना। आर्टिकल नंबर 23 का वॉलेशन हो जाएगा ये तो, अगर उसको उतना पैसा नहीं देंगे जितना वो काम कर रहा नहीं होगा। वो कुछ भी बोल नहीं सकता है, फिर भी आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वॉलेशन नहीं होगा, ठीक है। वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 19 का वॉलेशन नहीं होगा। उसकी लिबर्टी को छीना जा रहा है, आर्टिकल नंबर 21 का वॉलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, किसी भी तरह से उससे एसोसिएटेड है, माली को, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए वैलिड है कि उनके लिए फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, लिमिट किए जा सकते हैं। कि भाई आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं जैसे मेरे पापा उसमें जैसे ऐसे में, ठीक है, तो उनको रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई डीपी नहीं लगा सकते हैं वर्दी में। लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो ऑफिसर होते हैं वो खूब लगाते हैं डीपी, और यहाँ जा रहे हैं वर्दी में फोटो खींच के डाल रहे हैं, वाइफ के साथ डाल रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल रैंक्स के, हेड कांस्टेबल रैंक्स के ये सब नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी मतलब अंग्रेजों की एक देन है जो अभी तक चली आ रही है, और कोई क्यों ही हटाएगा। मजे आते हैं ऑफिसर्स को इसमें, मजे आते हैं उनको ऑफिसर्स में, क्यों आते हैं? क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे वो CAPF के हों चाहे ज़्यादा डिफेंस के भी हों, घर के शेर होते हैं वो ऑफिसर्स की। मैं बात करूँ घर के शेर मतलब वो 4 दीवारी में, दीवारी के बाहर निकले आप ऑफिसर हैं, कहाँ के ऑफिसर हैं, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। वो तो पुलिस में फ़र्क पड़ता है, पुलिस में आप दरोगा कांस्टेबल भी हैं तो फ़र्क पड़ता है, आपको इज्जत मिलती है, दरोगा है तो भी इज्जत मिलती है, ठीक है, इंस्पेक्टर वगैरह। लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं खासकर CAPF वगैरह में, उनको उतना नहीं है भाई। आप वर्दी नहीं है, क्या पावर है आपकी? ज़्यादा पावर अंदर ही होती है आपकी। तो अंदर मतलब मेजॉरिटी ऑफिसर्स का ये रियलिटी है, मेजॉरिटी ऑफिसर्स के साथ होता है, ठीक है। हाँ, रील्स डालते हैं, हाँ, तो मेजॉरिटी ऑफिसर्स के साथ होता है कि वो अपना पावर को, अथॉरिटी को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। गाली बक के गाली देते हैं, ठीक है, गाली बक के, कुछ भी बोल के, कुछ भी करवा के, अपने मतलब यहाँ तक कि मतलब पापा ही बताते थे, ठीक है, कि एक ऑफिसर था, ठीक है, उसकी वाइफ थी, तो उसके मतलब जो सरकारी बंगलो होता है वहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। अब वो आम के पेड़ की रक्षा करने के लिए कि आम कोई यहाँ से उठा के नहीं ले जाए, उसके लिए एक अलग से CISF का बंदा लगा रखा था। अब जब एक दिन कुछ आम उसको गाय मिले कि यहाँ पे तो जितने आम दिख नहीं रहे, तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया, ऐसे फटकार लगाई CISF पर्सन जिसको वहाँ पर अपॉइंट कर रखा था। किसने? उसकी औरत ने, उस ऑफिसर की औरत ने। कोई अथॉरिटी है ना, लेकिन फिर भी कुछ बोल सकता है ना, क्योंकि उसको पता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन के नाम पे उसकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। वो कुछ बोल सकता है नहीं? क्या आर्टिकल नंबर 19 का वॉलेशन होगा? नहीं। क्यों? कि पहले लिखा हुआ है। ऐसे एक BSF जवान ने बोला था कि खाना बेकार मिलता है और ये वो हटा दिया गया था, ठीक है। ये तो आर्टिकल नंबर 13(3) रिस्ट्रिक्ट करता है आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स के लिए। आर्टिकल 34 बोलता है कि आपके मौलिक अधिकार रिस्ट्रिक्टेड हैं जब मार्शल लॉ फोर्स में है। कहीं पे मार्शल लॉ फोर्स का है मतलब कहीं पे अगर मिलिट्री रूल लगा हुआ है, कहीं पर भी अगर मिलिट्री रूल लगा हुआ है तो वहाँ पर आपके मौलिक अधिकार रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। मिलिट्री रूल क्या होता है? मिलिट्री रूल का मतलब होता है कि भाई कहीं पे मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी तक वैसे कोई पूरे इंडिया में मिलिट्री मार्शल लॉ लगा तो नहीं, लेकिन अगर लग गया, जैसे आप लोगों ने आसपा का नाम सुना है कितने लोगों ने? आसपा, व्हाट इज आसपा? आर्म फोर्सेस स्पेशल पुलिस जो एक्ट है, स्पेशल पावर्स एक्ट है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है, 1958 का ये किसी पार्ट वगैरह में लग जाता है, जो कि लगा हुआ है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पे लगा हुआ है उसका। तो उसका जो सेक्शन नंबर 6 है ना, वो इम्यूनिटी देता है आर्म फोर्सेस के लोगों को कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, कि नागालैंड में गलती से आर्मी वालों ने सिविलियंस को मार दिया था। काफ़ी सारे सिविलियंस थे, उनको लगा था कि टेररिस्ट मतलब इस तरह से हैं, और उसके चक्कर में सिविलियंस बहुत सारे मर गए थे,
प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उन आर्म फोर्सेस के लोगों को कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आसपा लगा तो हुआ था, लेकिन आसपा एक्ट का सेक्शन नंबर 6 आर्म फोर्सेस के पर्सनस को ये इम्यूनिटी देता है कि वो चाहे कुछ भी कर दें, गलती से सिविलियन भी मर जाए, वो किसी को थप्पड़ मार दें, वो किसी का राइट हर्ट कर दें, ठीक है, तो वो अलाउड है, उनके खिलाफ कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है। ये आसपा पावर देता है, ठीक है। काफ़ी ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं वो इसका वायलेशन मानते हैं, लेकिन उनके पास सेक्शन 6 इनको इम्यूनिटी देता है। ये आसपा का मैं बता रहा हूँ, वैसे मार्शल लॉ के केस में भी है, मिलिट्री रूल के केस में भी है, ठीक है, कि मिलिट्री बोल सकती है कि यहाँ पर 4 लोग से ज़्यादा अगर दिख गए, ठीक है, तो या फिर 3 लोगों से भी ज़्यादा दिख गए, तो वहीं सीधे सूट एट साइट है, वही गोली मारेंगे। ये नहीं बोल सकते कि नहीं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है बी में, यहाँ में तो राइट टू असेंबल है, तो वहीं गोली पड़ेगी और फिर राइट लेते रहना अपना ऊपर जाके, ठीक है। 35 ये बोलता है फंडामेंटल राइट को लेके, यानी मौलिक अधिकार को लेके, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेके, फंडामेंटल राइट को लेके सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, ना कि राज्य का विधानमंडल, क्योंकि एक तरह से स्टेट लिस्ट का मैटर है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है कि फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज होगा, कुछ एडिशन होगा, सिर्फ पार्लियामेंट ऑथराइज है, ना कि किसी स्टेट का लेजिस्लेचर। क्लियर यहाँ तक? अब हम ये देख लेते हैं हमारी फाइनल चीज, एंड दैट इज कि सम ऑफ द फंडामेंटल राइट आर ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस। ऑल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस, लेकिन सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजंस। ऑफ रिफ्रेमिंग इट दिस सेंटेंस कि ऑल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस बट सम राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। तो हम यहां पर ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं। अगर मैं ये बता दूंगा तो इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं वो भारतीयों के अलावा फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, एलियंस को भी मिले हुए हैं। एलियन का मतलब वो दूसरे ग्रह वाले नहीं, दूसरे देश वाले, ठीक है। भारतीय नागरिक को तो सारे मिले हुए, लेकिन सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए 15, 16, 19, 29, 30। तभी मैंने बीच बीच में नहीं बताया ये वाला मिला हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला ना। इसको 5-6 बार अभी बोलो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। मैं बोलूँ राइट टू लाइफ, तुम बोलोगे, मैं बोलूँगा फॉरेनर को मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, तुम बोलोगे 15, 16, 19, 29, 30 राइट टू लाइफ, ये तो 21 में आता है, अच्छा 21 में आता है, 15, 16, 19, 29, 30 में तो 21 है ही नहीं, मतलब फॉरेनर को मिला हुआ है। फिर बताओ कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 15, 16, 19, 29, 30, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25 से 28 में था, फॉरनर को मिला हुआ है। फिर मैंने बोला कि राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 15, ये राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है 16 है, ये तो 15, 16, 16 है, तो ये फॉरनर को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो बस याद रखना 15, 16, 19, 29, 30 किस आर्टिकल में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या, 19 में क्या, 29 में क्या, 30 में क्या, सब पता है आपको, ठीक है। तो वो राइट लिख के आ जाएगा, ठीक है, कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये फॉरनर्स को मिला हुआ कि नहीं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये तो आर्टिकल 30 है, और 30 तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिला हुआ है, फॉरनर्स को नहीं मिला हुआ। ओके, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। अब आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, क्वेश्चंस आपको लगाने हैं अभी। ओके, तो सर कल डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएगा या पार्ट 2 में होगा? नहीं, डीपीएसपी कल पूरा होगा, 2 पार्ट नहीं होगा, कल डीपीएसपी पूरा होगा। सर आप आर्म फोर्सेस बोलते हो और मुझे पाकिस्तान के डीजीएमओ की याद आता है। अच्छा, ऐसा है क्या? आर्म फोर्सेस ऐसे ही बोलता है क्या वो? हाँ, ये क्या बात हुआ? बैच जिसको लेना है भाई ले सकता, लेना है ठीक है, ले सकता है। परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे जाएगा, परमार अकेडमी यहाँ पे जाके कोर्सेज सेक्शन में परमार सीडीएस सीएपीएफ बैच आपको दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। क्विज, ये वीडियो प्राइवेट हो जाती है तो सारी वीडियोस, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ, ठीक है। परमार सीडीएस सीएपीएफ बैच, ठीक है। थैंक यू। 28 बता दो। 28 ब्रांड ये बोलता है कि गिव अवे तो चल रहा है, फैटमैन पे तो चल रहा है, कम पोस्ट किया था सुबह, अभी उस पर लगभग 9,500 लोगों ने कमेंट कर दिया सुबह से, ठीक है। 10 लोगों को अलाउ किया जाएगा उसमें, मतलब 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा रैंडमली। चलो, थैंक यू करेंगे। निधि जी वो भी क्लास कर